बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं कपड़े धोने में मसरूफ़ थी जब मुबश्शिर मेरे करीब आकर खड़ा हुआ। लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या हुआ है? इतने घबराए हुए क्यों हो? उसका खौफज़दा चेहरा देखकर मैंने पूछा। अब वो ज़मीन पर बैठ गया था। अम्मा, अम्मा, वो छत पर कोई था। 9 साला मुबश्शिर ने इंतहाई खौफज़दा लहजे से कहा। छत पर इस वक्त कौन हो सकता है? कोई बिल्ली होगी। उसकी तरफ देखते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं अम्मा, आपको ये सब सच नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है। मैं सच कह रहा हूँ, छत पर कोई था। मुझे कुछ नजर आया था। एक बहुत बड़ा आदमी था। इतना बड़ा आदमी था कि मुझे उसका सर भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी टांगें और पेट ही देख सका। वो बहुत लंबा था। इंतहाई घबराए हुए लहजे में मुबश्शिर ने कहा, तुम्हें किसने कहा था इस वक्त छत पर जाओ? अब आराम से कमरे में छोटी बहनों के पास चले जाओ, वो परेशान होंगी। मैं काम खत्म करके आती हूँ, मसरूफ अंदाज से मैंने जवाब दिया। वो ऐसा ही था, छोटी छोटी बातों पर डर जाता था। अम्मा, आप छत पर कपड़े फैलाने के लिए मत जाना, फिक्रमंदाना अंदाज से उसने कहा तो उसकी फिक्रमंदी पर मुझे प्यार आ गया था। वो छोटा था लेकिन उसे मेरी बहुत फिक्र थी। अच्छा बाबा, छत पर नहीं फैलाऊंगी, सहन में ही कपड़े फैला दूंगी। अब तो खुश होना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब डर लगता है तो अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, कुरान पाक की सूरतें पढ़ते हैं, सब डर खत्म हो जाता है। प्यार भरे अंदाज में मैंने उसे समझाते हुए कहा। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं सब कुछ ही भूल गया, लेकिन अब याद रखूंगा। शर्मिंदा से अंदाज में उसने जवाब दिया और मेरे इशारे पर कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़े धोकर फारिग हुई तो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई बहुत गुस्से से दरवाज़ा पीट रहा था। मुझे लगता है कि अब्बा आ गए हैं, घबराए हुए अंदाज से नूर ने कहा। दरवाज़ा पीटने के अंदाज से ही लग रहा था कि सजावल बहुत मेयारी इलाही खैर, मैंने धड़कते दिल से कहा और पाँव से नंगी ही दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे से निकल गई। कहाँ मरी हुई थी? इतनी देर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ। दरवाज़ा खुलते ही सजावल ने इंतहाई गुस्से से पूछा, अगर तुमसे 2 मिनट तक दरवाजे पर खड़ा होकर इंतज़ार नहीं किया जा सकता तो कोई चौकीदार रख लो जो तुम जैसे नवाबजादे के लिए दरवाज़ा खोलने और बंद करने की खिदमत सर अंजाम दे सके। मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, दरवाजे पर कुर्सी रखकर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए नहीं बैठ सकती। भड़कते हुए लहजे में मैंने जवाब दिया, तुम बहुत बकवास करती हो और तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है। मुझे तुम्हारी ज़बान काटनी पड़ेगी। जारहाना तेवरों से मेरी तरफ बढ़ते हुए सजावल ने कहा। कमरे से गेट तक पहुँचते में कुछ वक्त तो लगता है ना, तो ऐसे हुक्म देते हो जैसे दरवाज़ा खोलने के अलावा मुझे और कोई काम ही नहीं। चंद कदम पीछे होते हुए मैंने तंज़िया अंदाज से कहा, मैं घर खाना खाने के लिए आया था, लेकिन नहीं जानता था कि मेरे घर में सिर्फ सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता। कमरे की तरफ जाते हुए सजावल ने कहा। सजावल का खाना खाने की फरमाइश सुनकर तो मैं मज़ीद परेशान हो गई। मैं तो सारा दिन कपड़े धोती रही और खाना तो बनाया ही नहीं था। सजावल दिन के वक्त खाना खाने के लिए बहुत कम घर आता था। वो दुकान पर ही खाना किसी छोटे से ढाबे से लेकर खा लिया करता था। आज न जाने उसे क्या हुआ था कि खाना खाने के लिए घर आ गया था और आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद तो हस्बे मामूल ही सजावल दुकान पर चला गया था। बच्चों को छुट्टी थी इसीलिए देर तक सोते रहे। नाश्ता देर से किया था इसीलिए मैं पुरसुकून थी कि अब शाम को ही खाना बनाऊंगी एक ही बार में। मैं तो कपड़े धोती रही, खाना नहीं बनाया। तुम फ़ोन करके बता देते तो मैं खाना बना देती। कमरे में आकर मैंने झिझकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने खाना नहीं बनाया? बच्चे अभी तक भूखे हैं? सख्त लहजे से सजावल ने पूछा। बच्चों ने तो नाश्ता ही बहुत देर से किया है, इसीलिए उन्हें अभी भूख नहीं है। बच्चों के सहमे हुए चेहरे देखकर मैंने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। क्या सारा दिन बच्चे भूखे रहेंगे? इंतहाई गुस्से और संजीदगी से सजावल ने पूछा। मैंने बताया है ना कि बच्चों ने नाश्ता ही देर से किया था। मैं सारा दिन खेलती नहीं रही, काम करती रही थी। घर के सब काम मुझे ही तो करने होते हैं, कोई मुलाजमा नहीं है। हाथ नचाते हुए मैंने गुस्से से जवाब दिया, तुम कोई दुनिया की अकेली औरत तो नहीं हो जो घर के काम करती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों का खाना ही ना दिया जाए। गुस्से से धारते हुए सजावल ने कहा, तुम घर के बाकी कामों के लिए मुलाजमा रख दो, मैं वक्त पर खाना बना लिया करूंगी। दो बदू मैंने जवाब दिया। कितनी बार मैंने कहा है कि ऊंची आवाज़ से मेरे सामने मत बोला करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कोई बात ही नहीं आती। जब तुम्हारी ज़बान काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा ना, तभी तुम्हारी आवाज़ बंद होगी। गुस्से से चीखते हुए सजावल किचन की तरफ गया तो मैं समझ गई कि अब वो कोई डंडा या हथियार लेकर ही आएगा जिससे मुझे मारेगा। मैं तो खौफ से थर थर काँपने लगी। खुद को बचाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागी। जाती कहाँ है? रुक जाओ,
मैं भी तेरी ज़बान काट कर फेंकता हूँ ताकि तुझे पता चले कि ज़बान को कैसे बंद रखा जाता है। मुझे सीढ़ियों की तरफ जाते देखकर सजावल ने ऊंची आवाज़ से कहा तो मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई छत पर आ गई। सजावल के कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, वो भी छत पर ही आ रहा था। मैं छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगी। छत के ऊपर सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की बड़ी सी टंकी खाली पड़ी हुई थी। जल्दी मैं उस टंकी के बीच में छुप कर बैठ गई। सांस रोककर धड़कते दिल के साथ टंकी के बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी। सजावल के कदमों की आवाज़ कभी करीब आती और कभी दूर जाते हुए सुनाई दे रही थी। वो पूरी छत पर मुझे तलाश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसका मतलब था कि वो नाकाम होकर नीचे चला गया। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने शुक्र अदा किया। सजावल ज़रा ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता था और मुझ पर हाथ उठाने से भी दरेक नहीं करता था। उससे मार खाने के बाद कई रोज़ तो मेरे सारे जिस्म पर नील के निशानात रहते थे और तकलीफ़ की वजह से बुखार भी चढ़ जाता था। सजावल की अम्मा सुल्ताना बेगम पिछले 1 महीने से अपने भाइयों के घर हैदराबाद गई हुई थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी के पुरसुकून दिन थे। उनकी मौजूदगी में तो हर वक्त खौफ की एक तलवार सर पर लटकती रहती थी। सुल्ताना बेगम छोटी छोटी बात बढ़ा चढ़ा कर सजावल के सामने बयान करती तो वो गुस्से में आ जाता और मुझे हाथ उठा लेता। खुदा ही जानता है कि सुल्ताना बेगम को मुझसे क्या बैर था। मैं बहुत देर तक टंकी में चुप कर बैठी रही। जब छत से नीचे आई तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सजावल जा चुका था और बच्चे डरे डरे से बैठे हुए थे। अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? हमने तो सारे घर में आपको तलाश किया लेकिन आप ना मिली। मुझे देखते ही नूर ने रोते हुए कहा। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। नूर और मुबश्शिर दोनों ही रो रहे थे, जबकि 4 साला शायान परेशान निगाह से मेरी तरफ देख रहा था। बच्चों को प्यार करने और तसल्ली देने के बाद मैंने किचन का रुख किया था। दोपहर के वक्त तो सजावल खाए बगैर चला गया, लेकिन अगर रात के खाने में थोड़ी सी भी देर हो गई तो वो मुझे बेदरीग मारने से गुरेज नहीं करेगा। मैं बहुत कोशिश करती थी कि हमारे घर का सुकून बर्बाद ना हो, हम भी आम मियाँ बीवी की तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। लेकिन न जाने ऐसा क्यों था कि हमारे दरमियान अक्सर ही लड़ाई झगड़ा रहता। मैं कितनी भी कोशिश कर लेती, कोई न कोई काम ऐसा हो ही जाता था जिससे सजावल गुस्से में आ जाता। पहले पहल तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म हो रही थी। मुझे भी गुस्सा आ जाता था और मैं सजावल के सामने ऊंचा बोलने लगती। बाज़ औक़ात तो इंतहाई गुस्से का इजहार भी कर देती थी। मेरी ज़बान दराजी पर सजावल मज़ीद तैश में आ जाता और मुझे मारता पीटता भी शुरू कर देता। हम दोनों की लड़ाई में बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे। मैं हर बार सोचती थी कि दोबारा कभी सजावल के सामने ज़बान का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था। खुद को बुरा भला कहते और कोसते हुए मैंने खाना बनाया था। बच्चों को भूख लगी हुई थी, इसीलिए जल्दी ही खाना खिला दिया। मैंने सजावल की पसंद का खाना बनाया था ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक और मुसीबत मेरी मुंतज़िर है। बच्चे सजावल का इंतज़ार करते करते सो गए थे। वो आज गुस्से में था, इसीलिए देर से घर आया था। उसके घर आते ही मैंने जल्दी से खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रख दिया। अपनी पसंद का खाना देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। उसका खुशगवार मूड देखकर मैंने भी शुक्र अदा किया। मेरी अलमारी में एक सफ़ेद रंग की फ़ाइल रखी हुई है, वो उठाकर ले आओ। तुम्हें याद है ना कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था। आज दुकान पर उस प्लॉट को ख़रीदने के लिए कुछ लोग आए थे। बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे बेचकर किसी और मुनासिब जगह पर प्लॉट ले लूँ। खाना खाते हुए सजावल ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जिस तरफ आपने प्लॉट ख़रीदा था उस तरफ ज़्यादा आबादी ना थी। खुशी का इजहार करते हुए मैंने पूछा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो जगह शहर से काफ़ी दूर थी, लेकिन अब उस तरफ भी आबादी बढ़ना शुरू हो गई है, इसीलिए तो प्लॉट की अच्छी कीमत मिल रही है। सजावल ने तफसील से बताया। चंद साल पहले सजावल ने यह ज़मीन बहुत कम कीमत पर ख़रीदी थी। सजावल की खुशी होने की वजह यह भी हो सकती है कि अलमारी का दरवाज़ा खोलकर मैंने सोचा, हर तरफ देख चुकी थी, लेकिन वो फ़ाइल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। यहीं पर तो रखी हुई थी, न जाने कहाँ चली गई थी। इधर उधर तलाश करते हुए मैं बड़बड़ाई, क्या हुआ है? फ़ाइल अभी तक नहीं मिली। कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर सजावल ने पूछा, मैं तलाश कर रही हूँ, न जाने कहाँ चली गई है। बेबसी का इजहार करते हुए मैंने कहा, अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर रखी हुई थी। एक अरसा हुआ था यहाँ पर ही पड़ी हुई थी, कहाँ जा सकती है? मेरे करीब आकर सजावल ने कहा और मेरे साथ तलाश करने लगा। हमने अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन वो फ़ाइल तो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी यहाँ पर थी ही नहीं। इस अलमारी को किसने छेड़ा है? मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पर बहुत अहम कागजात रखे हुए हैं, इनको हाथ मत लगाया करें। बच्चों को मना किया करो, लेकिन इस घर में तो वही होता है जिससे मना किया जाता है। हस्बे आदत सजावल गुस्से में आ गया। मैं खुद भी हैरान हो रही थी कि वो फ़ाइल कहाँ जा सकती है। बच्चे इस अलमारी को हाथ भी नहीं लगाते।
बल्कि इस कमरे में ही बच्चे बहुत कम आते हैं। डरते डरते मैंने जवाब दिया, अगर इस कमरे में कोई नहीं आता तो फिर तुम खुद ही बताओ कि फाइल अलमारी में से खुद ब खुद कहाँ जा सकती है। गुस्सैली निगाहों से घूरते हुए उसने कहा, मैं खुद भी हैरान हो रही हूँ, हर रोज़ तो यहाँ सामने ही पड़ी होती थी। उंगली की मदद से अलमारी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, तुम ये याद करने की कोशिश करो कि यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर तो संभाल कर नहीं रखती। और उम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए सजावल ने कहा कि गुमशुदगी से वो बहुत परेशान हो गया था। हमारे घर में तो सबसे महफूज जगह यही अलमारी है और मैं हर चीज़ इसी अलमारी में संभाल कर रखती हूँ, इसके अलावा कहाँ पर रख सकती हूँ। इनकार में सर हिलाते हुए मैंने कहा, इस फाइल को गायब नहीं होना चाहिए, इस तरह तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मायूसाना अंदाज से कमरे से बाहर जाते हुए सजावल ने कहा। अलमारी बंद करके मैं भी दूसरे कमरे में आ गई थी। बच्चे सो चुके थे। सुबह मेरे उठने से पहले फाइल मुझे मिल जानी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा, धमकी देते हुए सजावल ने कहा और सोने के लिए लेट गया। उसकी धमकी सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। अजीब सरफिरा आदमी है, रात को बैठकर मैं फाइल तैयार करूंगी। अभी तो इसके सामने तलाश की है, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं। बेड पर दराज होते हुए मैंने गुस्से से खुद से कहा। नींद के दौरान भी बार बार मेरी आंख खुल जाती। फिक्र और परेशानी की वजह से रात को पुरसुकून नींद भी ना आ सकी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने एक बार फिर अलमारी में फ़ाइल की तलाश शुरू कर दी। अच्छी तरह से चेक कर लिया था, लेकिन वो फ़ाइल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि सजावल अभी उठेगा तो शोर मचा देगा, इसीलिए मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि उसके जागने से पहले ही फ़ाइल मिल जाए। मैं पूरी तवज्जो से अलमारी से एक एक चीज़ बाहर निकाल कर देख रही थी। जब कमरे से शायान के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो सब काम छोड़कर भागी हुई दूसरे कमरे में पहुंच गई। कमरे का मंजर देखकर तो मेरा दिल दहल कर रह गया था। शायान सजावल की बाहों में झूल रहा था और उसके सर से निकलने वाला खून की वजह से सजावल की शर्ट सुर्ख हो रही थी। न जाने तुम कैसी औरत हो, घर नहीं संभाला जाता। नहीं बच्चे, खुदा जानता है क्या कर रही थी कि बच्चा सोते हुए गिर गया। जल्दी से इसे पकड़ो और मेरे साथ बाहर आओ, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मुझे देखते ही सजावल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। शायान का खून देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उसे सजावल की बाहों से लेकर और बाहर की तरफ भागी। सजावल बहुत तेज़ी से मोटर बाइक चला रहा था। जख्म की सफाई करने के बाद टांके लगा दिए गए थे। मासूम बच्चे की हालत देखकर तो मेरा कलेजा कट रहा था। सजावल भी बहुत गुस्से में था। इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा बेड पर सो रहा था। जब बच्चे सो रहे होते हैं तो माएँ घर के काम करती हैं। मैंने कोई अनोखा काम तो नहीं किया। सजावल की बार बार डांटने पर गुस्से से मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरा घर है या मैदान जंग। हर वक्त कोई ना कोई मसला चलता ही रहता है। गुस्से से पेचुताप खाते हुए सजावल ने कहा और नाश्ता छोड़कर घर से बाहर चला गया। शायान के जख्मी होने का सुनकर सुल्ताना बेगम भी वापसी का इरादा जाहिर कर चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि कम से कम वो बच्चों की देखभाल तो बहुत अच्छे से कर लेती थी। शायान को सख्त बुखार हो गया था। उसे दवा खिलाने के बाद मैं भी उसके साथ ही लेट गई। रात भी ठीक तरह से सो नहीं सकी थी, इसीलिए मुझे भी नींद आ गई। अचानक ही ढोल पीटने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई थी। ढोल पीटने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। शायद मोहल्ले में किसी की शादी होगी। कमरे की खिड़की बंद करते हुए मैंने सोचा शायान दवाओं के ज़ेर असर नींद में था, वरना इस कदर शोर पर जाग आता। हैरत की बात तो ये थी कि ढोल की आवाज़ बाहर गली से नहीं बल्कि छत से आ रही थी। आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गई। हैरान नज़रों से इधर उधर देखने लगी। छत पर तो मुकम्मल खामोशी थी। अपना वहम समझते हुए वापसी के लिए मुड़ गई। अब आवाज़ आना भी बंद हो चुकी थी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि दोबारा से ढोल पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गली में भी झांक कर देख लिया, बाहर बिल्कुल खामोशी थी। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इधर उधर देखते हुए कमरे में आ गई। शायान को देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी। कमरे के दरमियान में वो फर्श पर पड़ा हुआ था। शायान, शायान क्या हुआ है? अपनी गोद में उठाकर रोते हुए मैंने पूछा। शायान ने ज़रा सी आंखें खोलकर देखा तो मैंने शुक्र अदा किया। वो होश में था, सिर्फ सो रहा था। हैरान नज़रों से मैं कभी बेड को और कभी फर्श को देखती। शायान बेड से उतरकर फर्श पर कैसे जाकर सो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही थी। सजावल शाम को घर वापस आया तो बहुत गुस्से में था। उसे फाइल की सख्त ज़रूरत थी और वो मिल ही नहीं रही थी। अलमारी से एक एक चीज़ उठाकर उसने कमरे के फर्श पर फेंक दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि फ़ाइल तो न जाने कहाँ चली गई थी। अब तो वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसके तेवर बता रहे थे कि अब मेरी सख्ती आने वाली है। वह अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालने लगा। उसकी मार से बचने के लिए मैं बच्चों की नज़रों से छुप कर छत पर आ गई और उस टैंकी में छुप कर बैठ गई। रात का अंधेरा फैल रहा था।
मुझे अकेले डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे सजावल की मार से बचना था, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। टंकी से सर बाहर निकलकर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की तो बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसीलिए डरते डरते छत से नीचे आ गई। बच्चे कमरे में अकेले थे, इसीलिए रो रहे थे। बच्चों को अकेला देखकर मैंने शुक्र अदा किया। सजावल घर से बाहर चला गया था। रात सजावल देर से आया और आते ही मुझे बालों से पकड़कर कहा, सच बता, बिल्कुल सच, फाइल कहाँ छुपाई है? बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे में लाकर इंतहाई गुस्से से पूछा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा है कि वो फाइल कहाँ छुपाई है। जोर से बेड पर फेंक कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसने पूछा। मुझसे कसम ले लो, मैंने वो फाइल नहीं छुपाई, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं उसी को तलाश करती रही। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसे छुपाने की? मिन्नत भरे लहजे से उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, तुम्हारी किसी कसम पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे वो फाइल चाहिए और हर हाल में चाहिए। अगर वो फाइल ना मिली तो मार मार कर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, धमकी देते हुए उसने कहा और लिबास तब्दील करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। अपनी बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वो फाइल कहाँ है, लेकिन सजावल इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। अगले रोज़ दिन के वक्त सुल्ताना बेगम भी घर वापस आ गई थी। शायान तो दादी अम्मा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। हस्बे आदत शायान के ज़ख्मी होने का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर ही आ गया था, जिस पर मैं खामोश रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। नूर और मुबश्शिर स्कूल से वापस आए तो वो भी दादी अम्मा को देखकर बहुत खुश हुए। स्टेशन पर सुल्ताना बेगम को लेने सजावल ही गया था। थोड़ी देर के बाद बैठने के बाद दुकान पर वापस आ गया। शाम को जब सजावल दुकान से वापस आया तो एक नया महाज मेरे लिए खुल गया था। दोनों माँ बेटा एक ही बात पर बज़िद थे कि वो फाइल मैंने कहीं छुपा दी है। मैंने उन्हें हर तरह से तसल्ली देने की कोशिश की कि वो फाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन वो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तंग आकर मैं दूसरे कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई। अपनी बेबसी और कम मायगी पर मुझे रोना आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में आई तो बहुत परेशान और घबराई हुई दिखाई दे रही थी। क्या हुआ है नूर बेटी, क्यों परेशान हो? उसके घबराए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। वो किचन में कौन है? खौफजदा लहजे में नूर ने मुझसे पूछा। किचन में कौन है? दादी अम्मा होंगी या मुबश्शिर होंगे? इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाते हुए मैंने कहा, मुबश्शिर भाई हैं, दादी अम्मा नहीं है। किचन में कोई बड़ी सी औरत है। वो मुझे गुस्से से देख रही थी। नूर ने डरते डरते कहा, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में दादी अम्मा हैं या किचन में जा सकती हैं? प्यार भरे अंदाज से कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो बहुत परेशान और खौफजदा थी। उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। आपने और दादी अम्मा ने तो काले रंग के कपड़े नहीं पहने। नूर अपनी बात पर इसरार करते हुए कहने लगी, क्या हो गया है बेटा, तुम क्यों रोई जा रही हो? ये हमारा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। नूर के खौफजदा चेहरे को देखकर तसल्ली देते हुए मैंने कहा, आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? मेरे कंधे पर अपना सर रखते हुए नूर ने बेबसी से कहा, मुझे तो सारी बात समझ आ रही है, मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। नूर बेटा, ये हमारा घर है, यहाँ पर कोई औरत नहीं आ सकती। आप खामखा में ही डर रही हो। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मुझे नूर की बात पर हैरत हो रही थी, लेकिन उसके सामने मैंने अपनी हैरत का इजहार नहीं किया, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कोई वाक़या कभी रूनुमा नहीं हुआ और ना ही कभी किसी बच्चे ने कोई शिकायत की थी। शायान के रोने की आवाज़ सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। नूर और मुबश्शिर दादी अम्मा के साथ ही सो रहे थे। एक हफ्ते से मेरी जान मुसीबत में आई हुई थी। फाइल थी कि मिल ही नहीं रही थी। सुल्ताना बेगम और सजावल दोनों उसका इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा रहे थे। आज तो शाम से पहले ही सजावल दुकान बंद करके घर वापस आ गया था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। एक पार्टी मुझसे मेरा प्लॉट ख़रीदना चाहती है, लेकिन मेरी बीवी इस प्लॉट की फ़ाइल छुपा कर बैठी हुई है। सुल्ताना बेगम के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए तंजिया लहजे में सजावल ने कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने भी इसे बहुत समझाया कि फ़ाइल निकाल कर अपने खामन के हाथ पर रख दो, लेकिन इसे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। इंतहाई नखुवत भरे अंदाज से सुल्ताना बेगम ने कहा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उस फाइल को छुपा दूँ? मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? अगर तुम्हें फ़ायदा होगा तो वो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए भी तो होगा। झुंझलाते हुए मैंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। सफ़ेद रंग की वो फाइल कहीं बरसों से अलमारी में पड़ी हुई थी। अचानक से वो कहाँ चली गई? तुमने नहीं रखी तो फिर कौन रख सकता है? तुम्हारे अलावा तो इस घर में और कोई भी नहीं है। इंतहाई तेज़ लहजे से सुल्ताना बेगम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा,
اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ فائل کہاں پر ہے تو میں اتنے دنوں سے ذلیل نہ ہو رہی ہوتی، بلکہ لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتی۔ تم خود ہی سوچو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تم وہ فائل گھر سے باہر تو نہیں لے کر گئے، کیونکہ پورے گھر میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آخری امید کے طور پر میں نے سجاول کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یہی امید تھی کہ اب سارا الزام تم مجھ پر ہی ڈال دو گی، تم نے ہی وہ فائل کہیں گم کی ہے۔ زمائنی انداز سے سجاول کی طرف دیکھتے ہوئے سلطانہ بیگم نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ فائل میں نے غائب کر دی اور تم پر الزام لگا رہا ہوں، جبکہ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ گردن کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے انتہائی خون خوار آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر سجاول نے کہا، مجھے تم دونوں ماں بیٹے کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات کا الٹا مطلب کیوں نکال لیتے ہو؟ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بے بسی سے میں نے کہا، اب ہر الزام ہم پر ہی آئے گا، کیا ہم ہی غلط کام کرتے ہیں؟ سلطانہ بیگم نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کیوں بات کو غلط رخ دیتی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، آپ جان بوجھ کر معاملہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے میں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ہاں آج دن تک تو اس گھر میں جو بھی ہوتا آ رہا ہے میں نے ہی کیا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تمہیں تو میرا اس گھر میں رہنا ہی اچھا نہیں لگتا؟ اگر کہو تو میں واپس اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاتی ہوں، تم اس گھر میں اکیلی رہنا اور خوش رہنا۔ سلطانہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح سجاول کو سنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی تھیں۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری ماں کے سامنے اونچی زبان سے بات کرو، تمہاری اس زبان کھینچ دوں گا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس زبان کو قابو میں رکھو، لیکن تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسب معمول سجاول غصے میں آ چکا تھا اور سلطانہ بیگم کی خواہش کے عین مطابق اب مجھے برا بھلا کہتے ہوئے جارحانہ انداز سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے پکڑ لیتا میں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بھی میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اگر میں اس وقت اس کے ہاتھ لگ جاتی تو مار مار کر میری ہڈیوں کا سرما بنا دیتا۔ انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی میں ٹنکی میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ٹنکی برسوں سے خالی پڑی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ ٹنکی کی دیوار کے ساتھ لگ کر میں سانس روک کر بیٹھ گئی۔ سارا دن گھر کا کام کرتے رہے وجہ سے وقت تھکاوٹ سے بدن چور ہو رہا تھا۔ چند لمحے سکون کے میسر آئے تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسی ٹنکی میں ہی سو جاؤں۔ مجھے بچوں کی فکر تھی، مجھے نہ پا کر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ شایان تو میرے بغیر سوتا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت چھت سے نیچے جانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ سجاول بہت غصے میں تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خاموشی سے بیٹھے ہوئے نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن مکھیاں یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک یہ آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ اس قدر تیز آواز تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہیں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے سامنے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عجیب و غریب شکل کی وہ عورتیں میری طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انتہائی زرق برق لباس پہنے، لمبے کالے بال اور چہرے پر آنکھوں کی جگہوں پر گڑھے نظر آ رہے تھے۔ ان چاروں عورتوں کے رنگ توے کی مانند سیاہ تھے۔ ایسی خوفناک اور بھیانک شکلیں دیکھ کر خوف کے مارے میں سانس لینا بھول چکی تھی۔ وہ خاموشی سے میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھیانک شکلوں والی عورتوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم سب کون ہو؟ آخر ہمت کر کے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، لیکن وہ تو ایسے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے زندہ نہ ہو، بلکہ کوئی مورتیاں رکھی ہوئی ہوں۔ میرے پوچھنے پر ان میں سے حرکت کوئی نہ ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، مجھے جواب دو، تم لوگ کون ہو؟ اب کی بار اونچی آواز سے میں نے پوچھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے رہی۔ پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے جنہیں میری کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب غصے سے جھنجھلاتے ہوئے میں نے کہا، ان کی ہٹ درمی پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ بس یہی ہے تمہارا صبر؟ اتنی سی بھی دیر تم برداشت نہیں کر سکی؟ اور غصے میں برا بھلا کہنے لگی۔ ٹنکی کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھتے ہوئے ایک عورت نے کہا۔ اس کے لمبے لمبے دانت دیکھ کر تو خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ باقی تینوں عورتیں بھی ٹنکی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھیں۔ میرے صبر کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ہم بھی اسی چھت پر رہتے ہیں، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہاں پر کیسے رہ سکتی ہو ہماری اجازت کے بغیر؟ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم یہاں پر کسی کو بھی رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔
انتہائی کرخت لہجے سے میں نے جواب دیا۔ تو میری بات سن کر وہ چاروں مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ بھی ان کی طرح بھیانک شکلوں کی طرح بہت خوفناک تھی۔ ہمیں کہیں بھی رہنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ہماری فکر چھوڑو، اپنے گھر کی فکر کرو، سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں اس کی فکر کرنی چاہیے؟ اسی لیے لہجے میں نے پوچھا۔ اپنے گھر کے ذکر پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ کون ہوتی تھی مجھے مشورہ دینے والی؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج دن تک جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ سب جانتی ہیں۔ تمہارے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور تمہاری بے صبری کی وجہ سے تمہارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ایک اور ڈرونی شکل والی عورت نے افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آنکھیں دیکھ کر تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرخ انگارے دہک رہے ہیں۔ تم چاروں بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہو، صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو اور میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ایک بار پھر میں نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ ہم نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارا خاندان آباد ہے، سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے تیز لہجے سے جواب دیا۔ تو میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ مجھے نور اور مبشر کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ دونوں بھی کسی عورت کی موجودگی کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں میری ان عورتوں سے ملاقات ہوگی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون ہے اور ہمارے گھر کی چھت پر کیا کر رہی ہیں۔ ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ تمہارے گھر میں بدامنی کی اصل وجہ تم خود ہو۔ اگر تم صبر اور حوصلے سے کام لو تو سب بہتر ہو سکتا ہے، اور تمہارے درمیان انتشار پھیلانے والے کو بھی ناکامی دیکھنی پڑے گی۔ سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات توجہ سے سنو، پھر تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میری حیرت زدہ شکل دیکھ کر اس عورت نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے شوہر سجاول کے پیچھے ہمارے قبیلے کی ایک عورت ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو نہ صرف اپنی عادتیں بدلو بلکہ اپنے گھر میں امن اور سکون قائم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی دوسرا شخص تم دونوں کے درمیان میں غلط فہمیاں نہ پیدا کر سکے۔ انتہائی سنجیدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس عورت نے کہا، مجھے اب بھی اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس چھت پر ہمارا خاندان آباد ہے۔ میری چھوٹی بہن قصاصہ انتہائی غصے والی، خودسر اور ضدی ہے۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ جنزادی ہو کر سجاول کو پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ وہ عورت جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا انکشاف سن کر تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے معاملات سلجھانے کی کوشش کرو۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، وہ عورت کون ہے؟ ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے پوچھا، وہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس سب کو چھوڑ دو، اپنے گھر کی فکر کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، جنات کے ساتھ دشمنی لینا انسان کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دوسروں کی فکر کرنا چھوڑو اور اپنا گھر دیکھو۔ سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے کہا، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا گھر بہت اچھی طرح سے سنبھال رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، جب تک تمہاری یہ عادتیں نہیں بدلیں گی تمہارے گھر میں آرام اور سکون نہیں آئے گا۔ نہ تم خود صبر کرتی اور نہ ہی اپنے بچوں میں یہ عادت ڈال رہی ہو۔ تم مسلمان ہو لیکن تمہارا طرز زندگی بالکل بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہن تمہارے گھر میں انتشار پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ اونچی اور تیز آواز سے ایک عورت نے کہا، کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں میرے گھر میں بدامنی پھیلائے گی؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے میں نے پوچھا، میں نے تمہیں ابھی کہا ہے نا کہ تم مسلمان ہو لیکن اپنے مذہب سے بہت دور ہو۔ نہ تم اپنے خاوند کا احترام کرتی ہو نہ ہی اس کی ماں کا۔ اس کے علاوہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتی۔ دین سے دوری کی وجہ سے تمہارے گھر میں غیر مرئی مخلوق گھس جاتی ہے۔ اگر تم عبادت کرتی اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صورتوں کی تلاوت کرتی ہو تو جنات کبھی بھی تمہارے گھر سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سانپ جیسی آنکھوں والی عورت نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کے سامنے نگاہیں جھکا لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں ہر وقت غصے میں رہتی تھی، اور نماز پڑھنا تو میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے کاموں میں خود کو اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ عبادت کرنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ جنات میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم میں کچھ جنات ایسے بھی ہیں جو انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے معاملات میں گھسنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن کچھ شیطان صرف جنات انسانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے حفاظتی حصار کھینچ لیا کرے، اور اس میں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔
जन्नात से बचने के लिए सूरतें पढ़ा करे और अपने घर पर दम किया करो। शैतान जन्नात कभी भी घर के अंदर दाखिल न हो सकेंगे। एक भयानक शक्ल वाली खामोश औरत ने मुझे समझाते हुए कहा, तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दुनियावी कामों में मशगूल होकर मैं इबादत इलाही से बिल्कुल गाफिल हो चुकी थी। हमारे ख़ानदान में मेरी बहन की हठधर्मी की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं। एक आदमजात की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने बुरे की तमीज़ भुला चुकी है वो। उसे उसकी सख्त सज़ा दी जाएगी, लेकिन तुम भी ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने बच्चों को भी मज़हब की तरफ लेकर आओ, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम हासिल कर सको। सांप जैसी आंखों वाली औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक ही मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तूफ़ान आ गया है। वो टंकी जिसमें मैंने सजावल से छुपकर पनाह ली थी, किसी छोटे से बर्तन की तरह डगमगा रही थी। हलकोरे खाती हुई मैं टंकी की एक दीवार से टकराई और कभी दूसरी से। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हैरत की बात तो ये थी कि वो चारों औरतें बहुत पुरसुकून दिखाई दे रही थी और आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। मेरी तरह उन्हें धक्के नहीं लग रहे थे। अचानक ही धुआं सा टंकी में भरने लगा। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो एक और भयानक औरत मेरे सामने मौजूद थी। मैं जानती थी कि तुम चारों मेरे खिलाफ साजिश ज़रूर करोगी, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई हूँ। मुझे पहले ही शक था कि मुझे यहाँ से भेजने के बाद कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो नहीं होना चाहिए। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। एक निगाह मुझ पर डालने के बाद नई आने वाली औरत ने चारों की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। चारों औरतें बहुत पुरसुकून दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके गुस्से का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। कसासा, हम जानती थी कि तुम जल्द वापस आ जाओगी। हमें तुम्हारी वापसी का कोई डर ना था। हमें जो मुनासिब लगा हम वही कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से कबीले में दुश्मनी पैदा हो जाएगी? कसासा की बहन ने उसकी तरफ देखकर इंतहाई संजीदगी और गुस्से से कहा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं हटा दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हर दरमी और ज़िद्दी लहजे से मेरी तरफ देखते हुए कसासा ने कहा, तुम बहुत गलती कर रही हो। अगर कबीले के सरदार को तुम्हारी हरकतों का पता चल गया तो सारी जिंदगी जिंदान में पड़ी सड़ती रहोगी। बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। तमाशा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सांप जैसी आंखों वाली औरत ने उसे धमकी देते हुए कहा, तो वो जैसे गुस्से में आई वैसे ही वापस चली गई। तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपने घर वालों की और बच्चों की हिफाजत करो। ये गुस्से में कुछ भी कर सकती है। इससे पहले कि इसने ना सिर्फ तुम्हारे बच्चे को ज़ख्मी किया था बल्कि तुम्हारे घर की चीज़ें भी गायब की थी, ताकि सजावल तुम पर गुस्सा करे, और वो इन सब वाक़यात के रूनुमा होने पर खुश हो रही थी। कसासा की बहन ने मुझे ख़बरदार करते हुए कहा। आने वाले हालात के बारे में सोचकर मैं जल्दी से बाहर निकल आई। मुझे इस बात का अंदेशा न रहा कि अगर सजावल ने मुझे देख लिया तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा। मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मैं सबको बचा लूँ, मेरे बच्चे महफूज रहें। इसीलिए मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती सीढ़ियों से नीचे आ गई। अपने कमरे में गई तो कमरा खाली था। सजावल वहाँ पर मौजूद ना था। सुल्ताना बेगम के कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा तो बच्चे और सुल्ताना बेगम बेड पर सो रहे थे, जबकि सजावल इसी कमरे में सोफे पर सो रहा था। सबको खैर आफियत से देखकर मैंने एक लंबा सांस लिया था और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर सजावल की आँख खुल गई थी। कहाँ थी तुम? मैंने पूरी छत पर तुम्हें तलाश किया लेकिन तुम नहीं मिली। मुझे लगता है कि तुम किसी दूसरे की छत पर चली गई थी। मुझे देखते ही सजावल ने इंतहाई वसीले लहजे से पूछा, खुदा के लिए इस वक्त शोर मत करना, बच्चे जाग जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे से मैंने कहा, आधी रात तक तुम घर से बाहर रही हो और मुझे कह रही हो कि चुप कर जाऊं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? इंतहाई करख्त और सर्द लहजे से मेरे कान के करीब मुँह करके सजावल ने कहा। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, बाहर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि पूरी इमारत ही गिर गई है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर सजावल बाहर निकलने लगा तो मैंने जल्दी से हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। दरवाजे को मजबूती से बंद करते हुए मैंने कहा, क्या मतलब है? मुझे बाहर जाकर देख तो लेने दो कि क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सारी इमारत ही गिर गई है। सजावल ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, वो यही चाहती है कि तुम कमरे से बाहर आ जाओ या इस कमरे का दरवाज़ा खोल दो। वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए कमरे से बाहर मत जाना। खुदा के लिए यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए मैंने कहा, सुल्ताना बेगम भी जाग गई। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ, जो भी होगा सुबह देख लेंगे। सुल्ताना बेगम ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तो मैंने शुक्र अदा किया।
مجھے تو تم دونوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کون ہے وہ اور کیا چاہتی ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سجاول نے نہ سمجھ آنے والے انداز سے پوچھا۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اس وقت خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر تھا کہ میرے بچے بالکل محفوظ تھے۔ اچانک ہی کمرے سے باہر آگ دہکتی ہوئی دکھائی دی۔ کھڑکی سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا چند لمحوں میں ہی سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا۔ یہ آگ تو ہم سب کو جلا دے گی، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، سجاول نے فکرمندانہ انداز سے کہا۔ یہ سب آنکھ کا نظر کا دھوکہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ یہ سب کساسا کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ تمہیں ہم سب سے چھین کر لے جائے۔ سجاول کی فکرمندانہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، نہ جانے تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، میں نے تو یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے، کیسا عجیب سا نام ہے نا۔ کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے سجاول نے کہا، شاید تمہیں علم ہو کہ ہمارے گھر کی چھت پر جنات بستے ہیں۔ ایک جنزادی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے، مجھے اور بچوں کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ سجاول کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بات کا آغاز کیا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ سجاول نے جلدی سے پوچھا تو میں نے اسے پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ ابھی تک برآمدے میں آگ جل رہی تھی، کھڑکی سے باہر جہاں تک بھی دکھائی دے رہا تھا صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے ایک لڑکی ہر روز رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس بے باک لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے اپنی جادو کے زور پر بیمار کر دیا۔ روحانی علاج سے میں صحت یاب ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری تم سے شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اس عورت کو نہیں دیکھا۔ میرے پاس ایک تعویذ ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آ سکتی۔ سجاول نے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو دکھاتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے یہ سب کچھ آج سے پہلے نہیں بتایا۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل جنم لیتے ہیں ان سب کی وجہ وہی جنزادی ہے جو ہمیں الگ کر دینا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی شیطانی جال میں کامیاب نہیں ہو سکی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اس کی حقیقت کھول دی۔ سجاول کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو ہر طرف سکون محسوس ہونے لگا۔ کھڑکی سے باہر دکھائی دینے والی آگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ آج کا سورج میرے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا تھا۔ مجھے نہ صرف اپنے گھر اور بچوں کو بچانا تھا بلکہ سجاول کو بھی ہر قسم کی مصیبت سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات سے طاقتور بنایا ہے۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں انسان ہو کر بھی غافل ہو چکی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں اور میں نے سب کچھ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اذان کے ختم ہونے پر میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی تھی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو ہر آفت سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگی تھی۔ سلطانہ بیگم میری طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔